नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी भीतरघातियों पर किए वार की। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाले 79 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अनुशासन समिति की बैठक में फैसला किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीक रहा पार्टी भीतरघातियों पर फोड़ रही थी और कार्रवाई की मांग कर रही थी। वहीं भीतरघातियों पर हुई कार्रवाई पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस कार्रवाई का फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा और क्या कांग्रेस ने इस कार्रवाई से पार्टी के नेताओं को भी कोई संदेश देने की कोशिश की है। आज चर्चा इसी के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का भीतरघातियों पर बड़ा एक्शन। 79 नेताओं का पार्टी से निष्कासन। 150 नेताओं को नोटिस जारी। 10 दिन में जवाब दे नहीं तो होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भीतरघातियों पर कांग्रेस ने अनुशासन का डंडा चलाया। अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी ने 79 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो 150 नेताओं को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब देने को कहा और जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस नेता भीतरघातियों पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं और अब इस एक्शन को उसी का नतीजा बताया जा रहा है। लगभग 79 लोगों को, जो लोग प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे या उन लड़ने वालों की मदद, बागी बोलने उनकी मदद जिन लोगों ने की थी, इस चुनाव में उन 79 लोगों के निष्कासन पे हमने मोहर लगा दी है। बाकी के लोगों को हमने शोकाज नोटिस इशू हम लोग कर रहे हैं। 10 दिन का समय दे रहे हैं जवाब के लिए। यदि शिकायत के आधार पर उनका जवाब नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई भी गलती नहीं करना चाहती, लिहाजा भीतरघातियों पर कार्रवाई कर पार्टी बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद पार्टी में भीतरघात जैसी स्थिति फिर नहीं बनेगी, ये तो कहना मुश्किल है। इस कार्रवाई से पहले कांग्रेस को एक झटका लगा। मुरैना में पूर्व कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात की। राकेश मावई मुरैना सीट से टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। हालांकि अब कांग्रेस के एक्शन पर बीजेपी चुटकी ले रही है। देखिए, कांग्रेस की फितरत में लोगों को भ्रमित करना है, जनता को भ्रमित करती है और यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जिन लोगों को आज उन्होंने बात कर रहे हैं बहिष्कार की, ये पहले से ही बाहर बैठे हुए थे। इनका पहले से ही कांग्रेस पार्टी से लेन देन नहीं बचा था, लेकिन सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस ने आज ये उनका एक बहिष्कार दिखाया। लेकिन कांग्रेस शायद भूल रही है, कांग्रेस का अपना नेता, आज ही आपने देखा होगा उनके 2 वरिष्ठ नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह अपना जो कांग्रेस की फितरत थी बहिष्कार की, आज वो कांग्रेस पे ही भारी पड़ रहा है। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उसकी पार्टी में कोई विभीषण हो, लेकिन कांग्रेस में विभीषणों की संख्या कुछ ज्यादा ही है, लिहाजा इसका खामियाजा भी उसे समय समय पर भुगतना पड़ता है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी कांग्रेस नेताओं ने भीतरघातियों को बाहर करने की मांग की थी और हारे हुए प्रत्याशियों ने बैठक में भीतरघातियों को आस्तीन का सांप बताया था। हालांकि इस कार्रवाई के बाद क्या सभी आस्तीन के सांपों का सफाया हो पाया या अभी भी पार्टी में कुछ रह गए हैं? खैर, ये भी लोकसभा चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और देर से ही सही, कांग्रेस ने दिखावे के लिए सही कार्रवाई तो की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नतीजे आने के बाद जब ये कहा गया कि हार का दोषी ईवीएम थी, कि ईवीएम के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, वो तो चुनाव जीत ही रहे थे, तमाम सारे आरोप और लगाए गए कि हार का कारण ये भी है, ये भी, ये भी है। लेकिन अब जाके माना कि ठीक है भैया, ये जो भीतरघाती हैं 79 लोग जिनको निकाल दिया गया और 150 को शोकाज नोटिस दिया गया है।
तो कुछ भला होता दिख रहा है कांग्रेस का, ये केवल फॉर्मेलिटी? देखिए मनोज जी, क्या होता है कि एक हार जो हुई है वो करारी हार हुई है, हल्की फुल्की हार नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो शपथ ग्रहण की तारीख तय हो रही थी, शेरवानियां सिलवा ली गई थी, कमलनाथ जी के बेटे ने अनाउंस कर दिया था कि पिताजी 7 तारीख को वो ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और हार हो जाए, और वो भी इतनी लंबी चौड़ी वाली, तो उसका मतलब रोकने का तरीका पहले निकालना पड़ता है। और ईवीएम जो है वो इमीडिएट मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर है कि उस पे ऊपर ध्यान केंद्रित हो, देखो साहब वो तो बरसों से मांग कर रहे हैं, फिर ज्ञापन देने की बात आ जाएगी, फिर कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि हम बिना ईवीएम के ही चुनाव कराएंगे, होने ही नहीं देंगे, हम देश में अराजकता पैदा कर देंगे। वकील साहब लोग कह रहे हैं कुछ कि हम किसी भी सूरत में चुनाव नहीं दे, मतलब अराजकता की मांग। तो इससे क्या होता है कि एक जो हार का तत्कालिक विश्लेषण था उसको उन्होंने बोधता कर दिया। लेकिन वास्तविकता तो यही होती है कि पार्टी में जब हार होती है वो उनके कई दूसरे भी कारण होते हैं, और धीरे धीरे कांग्रेस यदि इन कारणों को खोजने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है ये एक सकारात्मक विचार है कांग्रेस का कि वो अपने यहाँ के भीतर घातियों को खोजने की कोशिश करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाती है। क्योंकि पराजित पार्टी जो लगातार सत्ता से दूर रही है वह अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो ऐसी स्थिति में जब हिम्मत जुटाई गई है, यही तो वो युवा नेतृत्व का परिणाम है जो ये बता सकता है कि देखिए हमें निर्णय लेने की ताकत है, अब आप लोग बुजुर्ग हो गए, आपका हार्ट इतना काम नहीं है, ताकतवर दिल नहीं है आपका, ऐसा मान करके संदेश देने का जो काम था वो जीतू पटवारी साहब ने किया है। और मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की जब भी कार्रवाइयां होती हैं तो जो हल्का फुल्का मन से बहकने वाला कार्यकर्ता होता है उसके ऊपर एक सख्त संदेश जाता है, या तो दल बदलो या इस दल के लिए ढंग से काम करो। तो मुझे लगता है इसके अच्छे संदेश जाने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं इसकी अनुकूलता हो जाएगी। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि उत्तर भारत में इसका बहुत व्यापक असर होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वातावरण जिस समय दिखाई दे रहा है उसके वातावरण को भुनाने की मुझे लगता है अच्छी कोशिश है। प्रभु जी अच्छी कोशिश है, लेकिन जब जीतू पटवारी अध्यक्ष बने बड़ी उम्मीदों के साथ तो कहा गया था कि अपनी स्वतंत्र राय पे चलेंगे, मैसेज देने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर हमने देखा कार्यकारिणियां भंग कर दी, लेकिन कहा जिला अध्यक्ष काम करते रहेंगे। और आज भी जो कार्रवाई की गई है वो ऐसे लोग हैं उनमें से ज़्यादातर जिन्होंने बगावत होकर चुनाव लड़ा, यानी आपने पार्टी तो पहले ही छोड़ दी थी, या जिन्होंने बागियों की मदद की थी और उनको पार्टी ने कह दिया था कि हमारे खिलाफ हैं, ये हमारी पार्टी के सदस्य नहीं बचे। तो एक फेस सेविंग भी कर ली जीतू पटवारी ने, जो शर्मा जी कह रहे हैं कि मैसेज भी दे दिया उन्होंने कि नया अध्यक्ष हूँ, देखिए मैं एक्शन भी ले लूँगा, और चेहरा भी बचा लिया। क्योंकि जो ज़्यादातर जो समर्थक जिनके खिलाफ शिकायत थी वो बड़े नेताओं के समर्थक थे जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो 150 पे एक्शन की बात हो रही शोकाज नोटिस की, उनको भी कह रहे हैं कि नोटिस देंगे, वो नोटिस कब सर्व होगा और उसके बाद 10 दिन बाद वो जब जवाब देंगे, वो क्या जवाब देते हैं, पार्टी कितना संतुष्ट होगी, ये शायद ही मीडिया में आए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में जो नए अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि उनकी जो प्रदेश की जो टीम थी उसमें कितने पदाधिकारी थे, कौन कौन किस दायित्व पर था, वो सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी। क्योंकि जो हमने देखा है विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में पदों की बंदरबांट चल रही थी। जो भी टिकट का दावेदार था, यदि जिसने भी यहाँ पर कुछ लोगों को लाकर विरोध का झंडा बुलंद किया तो उसको ने महामंत्री बना दिया, महासचिव का पद दे दिया या उपाध्यक्ष पद दे दिया। तो इस तरीके से जो पदों की बंदरबांट संतुष्ट करने के लिए की गई थी, तो उसके कारण ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है। तो पहले तो उनको ये समय लगा छांटने में, देखने में, क्योंकि जो आज 79 लोगों पर जो कार्रवाई की है, इसमें यदि हम देखते हैं तो 38 पर जो कार्रवाई की है जिनने भीतरघाती शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पार्टी में है और जिन्हें पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की थी या हराने में मददगार की भूमिका अदा की थी, तो ये इन पर कार्रवाई में समय लगता है निश्चित तौर पर। क्योंकि विधायक को जो भी चुनाव हारा उसने शिकायत की, जांच पड़ताल कराई होगी पार्टी ने, तो ये इसमें मान सकते हैं कि इसमें समय लग गया उनको। 2 महीने से ज़्यादा का समय यदि पार्टी को चुनाव जो हुए थे उसके बाद लगा है तो वो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ जायज़ है। लेकिन जो 41 लोगों को जिनको निष्कासित किया गया है, ये वो लोग हैं जो दूसरे दलों से चुनाव लड़ चुके थे, निर्दलीय चुनाव मैदान उतर चुके थे। उनको अब जाकर पार्टी से 6 साल सपा बसपा से चुनाव लड़ लिए थे, मुझे की बात बिल्कुल, जो कि खुद इस्तीफा देकर चले गए थे उस समय, आप उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते या आप उसी समय उनको निष्कासित कर देते। अब जब 2-2.5 महीने बाद आप वैसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके कार्यकर्ताओं पर क्या संदेश जा रहा है, क्या रीति नीति पार्टी की है, ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर फर्क पड़ता है। लेकिन चूंकि नया नेतृत्व आया है अभी, स्वाभाविक तौर पर उसको पूरी चीज़ें के समझने के लिए समय लगा होगा और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। और जो 150 लोगों को नोटिस दिया है तो इसका भी कुछ असर दिखाई दे सकता है। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि
कि जब लोकसभा चुनाव सिर पर है तो ऐसे में ये होता है कि अपनी टीम को मजबूत किया जाए, जो नाराज है उनको मनाया जाए, जो बागी हुए हैं उनको वापस लाया जाए। आमतौर पर राजनीतिक दल इस तरीके का प्रयोग करते हैं, इस तरीके की तैयारी करते हैं कि लौट कर लोग आए और अपनी मजबूत टीम के साथ वो जो पिछली हार है उसको भूलकर अगले चुनाव में उतरें। तो यहाँ पर यदि अब जब चुनाव सिर पर आ गए हैं तब ये कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को उनकी रणनीति को लेकर सवाल उठते हैं कि कांग्रेस क्या फिर वही गलती करने जा रही है जो विधानसभा चुनाव के दौरान की थी, कि जब जो बगावत कर रहे थे तो उनको तत्काल निकाला नहीं पार्टी से, उनको पार्टी में रखे रहे और 2.5 महीने बाद अब उनको निकाला। तो अब जबकि आगे चुनाव है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर सोचना होगा कि उनकी रणनीति क्या है। नया नेतृत्व जो कांग्रेस का जीतू पटवारी की अध्यक्षता में बना हुआ है उसको ये तय करना होगा कि आगे भूमिका क्या होगी, लोकसभा चुनाव में किस दम पर कितनी तैयारी के साथ जाएंगे। बिल्कुल। तो शर्मा जी, अनुशासन समिति में एक और दिलचस्प बात है कि सज्जन सिंह वर्मा हो, एनपी प्रजापति हो, अशोक सिंह हो जो 3 लोकसभा चुनाव हार गए, या पीसी शर्मा, ऐसे तमाम सारे लोग थे जो चुनाव हार कर बैठे हैं। और इन सब ने कहा था कि हम तो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा था, इन्होंने ये कहा था भीतर घात के चुनाव हार गए। और जो निष्कासित होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है वो बुरहानपुर की रखी गई है। तो स्कोर सेटल करने का भी प्रयास किया गया है कि ठीक है, अगर कमेटी में हम जो हमारे विरोधी सबसे पहले उनका निपटारा कर दिया जाए। ये तो कांग्रेस की विशेषताओं में शामिल है कि हमेशा शुरुआत ही विरोधियों को निपटाने से होती है, जो दल में अपने विरोधी हैं उनको निपटाया जाता है। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके बावजूद भी एक राजनीतिक पार्टी में दोनों चीजें, मैं प्रभु जी की इस बात से सहमत हूं कि चुनाव सर पे है और उस समय यदि मान लो आप इस तरह की कार्रवाई करते हो तो उसके विपरीत असर पड़ते हैं। लेकिन राजनीति में यदि आपने थोड़ा सा संगठन को टाइट करने की कोशिश की फिर समय नहीं देखा जाता, क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई 3 महीने बाद 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। तो ये भी उसी प्रकार की बात है कि भाई जोखिम नहीं उठाओगे आप राजनीति में तब आप आगे के भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि बिना जोखिम उठाए आप कोई भी विजय हासिल नहीं कर सकते, जीत हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए इस एंगल से यदि देखा जाए तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको लेकर के कांग्रेस के अंदर कुछ अनुकूलता आ सकती है, मेरा अभी भी ये मानना है। और उस अनुकूलता के पीछे मैं ये देखता हूं, जैसे मान लो अभी अपन ने बुरहानपुर का ही उल्लेख किया, तो जिस महानुभाव ने चुनाव लड़ा था वो लोकसभा के अंदर ताकतवर है, वो ये सबको माना जा सकता है कि भाई खंडवा लोकसभा सीट के अंदर वो आदमी प्रभावशाली हो सकता है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके और गणित और निर्णय लिए गए हैं। मुझे लगता है कि जब भी राजनीतिक नेता निर्णय लेते हैं तो उनका दूरगामी असर होता है, और यदि दूरगामी असर करने वाले निर्णय यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप थोड़े दिन में एक्सपोज हो जाएंगे। तो जीतू पटवारी जी यदि मान लो दूरगामी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे उनके अंदर। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है इस बात को लेकर के कि ये युवा नेतृत्व जो है वो एक प्रकार से ऊर्जावान है, लेकिन धैर्य की कमी है जीतू पटवारी साहब में, और उनकी जबान पर उनका खुद का नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो कभी भी गलती कर सकते हैं और जिस गलती की प्रतीक्षा भाजपा करती रहेगी। तो इस प्रकार की राजनीति करने वाले, लेकिन कई बार होता है ना, अगर संगठन पर नियंत्रण है तो जीवन का नियंत्रण नहीं होना भी चल जाता, लेकिन अगर दोनों चीज नहीं है तो भारी पड़ती राजनीति में। नहीं, पर ये मानना पड़ेगा, देखिए कांग्रेस जो है और भाजपा में एक बेसिक अंतर जो मैं प्राय कहा करता हूं, और वो ये है कि कांग्रेस में छत्रपों का पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। यहाँ नेता जो है पद पर बैठ जाने के बावजूद भी यदि पावरफुल छत्रप नहीं है तो उसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है। आप अरुण यादव जी को देख लीजिए, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे लेकिन बड़े लोगों ने कभी ऐसा महत्व नहीं दिया। जीतू पटवारी जी यदि आज हैं तब भी उनको कोई बहुत ज्यादा ये ना तो दिग्विजय सिंह खेमा महत्व देगा ना कमलनाथ का खेमा महत्व देगा। लेकिन आप ये देखिए, जब कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तो वो घोषणा अपने बेटे से भी करवा देते थे कि चल बता देना कौन कौन टिकट लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह की को लोकसभा भोपाल से लड़ाना है, वो स्लिप निकाल के पत्रकारों को दे देते हैं, कांग्रेस बाद में घोषणा करती है। तो जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो अपने पावर का प्रदर्शन करता रहता है, और जो सेकंड ग्रेड के नेता हैं वो पावरफुल बनने से पहले यदि बड़ी जिम्मेदारी पर आ जाते हैं तब उनका नुकसान अलग होता है। यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं मेरे अनुभव के लिहाज से जी। जब दिग्विजय सिंह जी सबसे कम उम्र की में पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पदयात्रा की, पूरे प्रदेश में भ्रमण किया। इसका कारण ये नहीं था कि दिग्विजय सिंह जी बहुत ताकतवर आदमी है, उसका कारण ये था कि वो उन अर्जुन सिंह का प्रतिनिधित्व करते थे जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े वाले हुआ करते थे, बड़े नेता होते थे, उनका राष्ट्रीय प्रभाव था। तो इसलिए उनके एक छत्रप होने के नाते या उनके अनुयायी होने के नाते, समर्थक होने के नाते उन्होंने मध्य प्रदेश में भ्रमण किया था।
आज यदि जीतू पटवारी जी पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी यदि वो वहां पहुंच जाएंगे छिंदवाड़ा में और राघोगढ़ में प्रचार उसके लिए यात्रा निकालने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उम्मीद होगी। जैसे अपने भोपाल के अंदर हम देखें कि हुजूर में और जो है इसमें दूसरे विश्वास सारंग जी के क्षेत्र में पार्टी का कोई नेता जाके तो बता दे, नरेला। तो नरेला ऐसी स्थिति जो है वो उधर है कि पार्टी का आप चाहे न मुखिया बन जाओ, लेकिन आप छिंदवाड़ा या महाकौशल क्षेत्र में तो तभी जाओगे जब कमलनाथ जी की सहमति हो जाएगी। तो ये जो पॉलिटिक्स है इसमें एक बेसिक अंतर हमें समझना पड़ेगा, और उसके आधार पर मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि ऊर्जावान व्यक्ति है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर हम सब लोगों की वो बात गड़बड़ा जाएगी जब हम कहा करते थे कि ये तो दोनों बुजुर्गों के हाथ में सरकार सत्ता चली गई कांग्रेस की, संगठन की, और सारे के सारे युवा जो है वो क्षमतावान है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब क्षमतावान को यदि कमान दे दी गई और कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो उनकी तो बात खराब होगी, हमारी भी होगी। बिल्कुल। ये तो प्रभु जी जी ज्यादा मेहनत करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है कि अगर 230 सीटें हैं विधानसभा की, कांग्रेस ने सारी सीटों पे लड़ा चुनाव, और आमतौर पे ऐसी कोई विधानसभा सीट नहीं थी जहाँ से 2-4-10 लोगों के खिलाफ बगावत के सुर जिनके नहीं उठे हों, जिनकी शिकायतें नहीं आई हो, और अगर टोटल कर लें हम कि 79 वो जोड़ लें और 150 वो, तो स्कोर होता है 229। तो यानी एक एवरेज एक विधानसभा से एक आदमी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये केवल एक ये मैसेज देने का प्रयास है कि देखिए भैया भीतरघातियों को नहीं बख्शे थे, जिनके खिलाफ शिकायत है उनको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन एवरेज अगर विधानसभा जोड़ लें हम तो 3 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा नहीं जहाँ पे कार्रवाई की गई है। तो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए एक मैसेज छुपाएगी, ठीक है, ज़्यादा लोगों को छेड़ना भी नहीं है और ज़्यादा को छोड़ना भी नहीं है। निश्चित तौर पर जहां ज़्यादा गड़बड़ हुई है वहां पर कार्रवाई होती हुई दिख रही है मनोज जी। जहां पे बुरहानपुर है, मुरैना में कुछ लोगों पे भी नोटिस, वहां पे भी कार्रवाई की गई है, शाहजहाँपुर में भी की गई है। तो जहां पे ज़्यादा दिक्कत पार्टी को महसूस हुई है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बुरहानपुर में उनको संभावनाएं दिख रही थी कि बुरहानपुर में कांग्रेस सीट निकाल सकती है, लेकिन बीजेपी का बागी नेता हर्षवर्धन सामने खड़ा है। नेता सामने था, उसके बावजूद वहां पर स्थितियां बदल गई, जबकि वो शेरा काफी मजबूत कैंडिडेट थे, जो कि अब लोकसभा के लिए भी प्रमुख दावेदार हैं, जैसे सुरेश शर्मा जी भी कह रहे हैं। तो वो वहां पर कार्रवाई जायज दिखाई दे रही है। तो पार्टी ने वही कोशिश की है कि पूरे प्रदेश को नहीं छेड़ा है उनने, क्योंकि राजनीति में एक ये होता है कि संदेश देने की भी कोशिश होती है कि आपने एक प्रतीक बना दिया कि यह जो बगावत करेगा लोकसभा चुनाव में, जो पार्टी के ढंग से काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी कि उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, ये कारण बताओ नोटिस दे दिया जाएगा, उनको लूप लाइन में डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से संदेश देने की एक कोशिश है, बाकी लोगों को जगाने की है कि जो सुस्त पड़े हैं, जो कहीं पर भी जिनके मन में यदि कोई ऐसी संभावनाएं जग रही हैं, आकांक्षा जग रही है, तो वो शांत हो जाए, पार्टी की लाइन पर चले। और जीतू पटवारी निश्चित तौर पर, चूंकि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, पूरे प्रदेश में उन्होंने दौरा किया है, पहले भी सक्रिय रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने ओरछा और तमाम जगह दतिया वगैरह वो निश्चित तौर पर अभी भी दौरे कर रहे हैं। तो वो अपनी एक लाइन बनाएंगे, एक युवा टीम का भरोसा लेकर वो चलेंगे, और वरिष्ठों के साथ और युवाओं के समन्वय के साथ वो अपने आप को कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो अभी विधानसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली हैं, तो यदि हम देखते हैं लोकसभा वार उस नतीजे को, तो 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को संभावनाएं दिख रही है, वो जीत सकते हैं। बिल्कुल, 5 में वोट ज्यादा और 5 में फाइट है। हाँ, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर मेहनत करते हैं, तो वो पिछले बार का जो रिजल्ट है उससे बेहतर कर सकते हैं। सुरेश जी ने जो अभी कहा था कि पिछले बार की जो कमलनाथ की बात कही थी, तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं थे उस पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती, बिल्कुल 99.9% करीब का रिजल्ट बीजेपी लेकर आई। तो उस तरीके की स्थिति रही है। तो लोकसभा का सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। अब तो राम का नाम भी खैर उनके साथ है, बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर संभावना यदि दिख रही है उनको 10 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को, तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी मेहनत करेंगे, अपनी टीम के साथ मेहनत करेंगे। छिंदवाड़ा छोड़ देंगे, वो उनको लगता है कि छिंदवाड़ा में उनकी दाल नहीं गलेगी, तो छिंदवाड़ा कमलनाथ के भरोसे छोड़ देंगे। राघोगढ़ या राजगढ़ दिग्विजय सिंह के भरोसे छोड़ सकते हैं, वो 1-2 जगह और छोड़ सकते हैं बड़े नेताओं के। लेकिन जहां उनको संभावना दिख रही होगी वो निश्चित तौर पर मेहनत करेंगे। ये संदेश देने का खेल है पार्टी के लोगों को लिए कि जो पार्टी की रीति नीति पर चलेगा, जो नियम मानेगा, जो पार्टी के हित में काम करेगा, वो पार्टी में रहेगा, और जो यदि भीतरघात करेगा या कहीं से भी गड़बड़ करेगा उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो शर्मा जी मैसेज का खेल है, लेकिन हमने देखा कि आलोक शर्मा आरोप लगाते हैं कमलनाथ पे, नोटिस मिल जाता है कि आप जवाब दे दीजिए 2 दिन में। और पिछले दिनों जो बैठक बुलाई थी हारे हुए प्रत्याशियों को जब बुलाया गया था, उन्होंने खुलकर नाम लिए कि कौन आस्तीन का सांप है, 1 दर्जन से ज़्यादा जिला अध्यक्षों के नाम लिए, लेकिन कार्रवाई होती तो उसमें ना शोकाज नोटिस वालों में उनका नाम है, न एक्शन वालों में उनका नाम है।
तो क्या होता है कि आप सार्वजनिक रूप से जो बात कह रहे हैं वो अनुशासनहीनता है, और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जो बात कह रहे हैं वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि अब पार्टी नेतृत्व ने इसी काम के लिए तो बुलाया था कि आप हमें बताइए आप लोग क्यों हारे, या कहीं गड़बड़ियां थी, कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी, या कहीं भीतरघात हो रहा था, या कहीं विपक्षी का यानी कि भाजपा ने कुछ तुम्हारे साथ अन्याय ज्यादती कर दी क्या। यही सब जानने के लिए मोटे तौर पर बैठक बुलाई जाती है, और बैठक में कही गई बात अनुशासनहीनता नहीं होती, वो तो बातें लीक हो जाती है, आप और हमको मालूम चल जाती है, आप लोग ज्यादा सक्रिय हैं इसलिए आपके सामने जल्दी ये बातें आ जाती है, इसलिए वो एक अलग विषय होता है। उन्होंने तो टीवी चैनल के ऊपर कमलनाथ जी को चुनौती दी है, और उनको लगता है कि वो जो आलोक शर्मा जी का जिसका नाम चल रहा है, हो सकता है उनकी किसी दूसरे दल के साथ सेटिंग हो गई हो, इसलिए इस प्रकार का माहौल उन्होंने बना दिया हो, क्योंकि इस समय हो ये रहा है कि प्रवक्ता ही सबसे ज्यादा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, तो ये हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है, ये बात बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समीकरण को देखते हुए कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ताकतवर दिखाई दे रही है, जनता ने विधानसभा में भाजपा को वोट नहीं दिए। अब ये देखना है कि 28 के आंकड़े को पार करके 29 में जाते हैं या कुछ नीचे जाने की कोशिश होती है, क्योंकि राम का मंदिर का जो वातावरण बना हुआ है उससे ये माना जा सकता है कि एक आध सीट का जो नुकसान होने की स्थिति लग भी सकती थी उसको कवर कर लिया जाएगा। लेकिन ये भी कवर तब होगा जब भाजपा की एकजुटता होगी और नरेंद्र मोदी जी के 2-4-5 प्रवास यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि उनने बड़ा जोखिम लिया है, तो निश्चित रूप से उस जोखिम का फायदा भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो मोहन यादव जी काम कर रहे हैं उस काम को हम हल्का नहीं आंक सकते और उनके तौर तरीकों को भी हम हल्का नहीं आंक सकते। तो इन सब बातों से ये महसूस होता है कि मध्य प्रदेश में जो वातावरण बन रहा है वो वातावरण भाजपा के अनुकूल है। जीतू पटवारी जी उस अनुकूलता में से कितना अपने फेवर में ले पाते हैं ये उनकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। और एक और भी चीज़ है ना, हमने देखा विधानसभा में और बीजेपी कांग्रेस के वोट शेयर लगभग बराबर था, लेकिन लोकसभा में कुछ ही महीने बाद वो 13% का अंतर आता है और अब तो 8% का अंतर विधानसभा में है। तो ये लोकसभा में कहाँ जाएगा ये भी एक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चुनावों के नतीजे अलग होते हैं, दोनों का वोटिंग पैटर्न भी अलग है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी एक इतना बड़ा फिगर हो गए कि जिनको हटाने की इच्छा किसी की भी नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि बहुत कांग्रेसी भी बहुत ज्यादा ये विचार कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी को हटा करके और मिलीजुली सरकार के रूप में दे करके जो 20 साल 25 साल के कार्यकाल को हमने देखा है देश के लिए कितना बड़ा घातक रहा है, चाहे वो अटल जी की सरकार क्यों ना रहो, गठबंधन की सरकारों का कोई बहुत अच्छा भविष्य और आउटपुट नहीं है। और जब एक दल की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे अब भाजपा की चल रही है, उसके अंदर महत्व था, लेकिन अब की सरकार में ये महत्व है कि पूरा लेकिन गठबंधन सरकार तो ठीक है, अभी तो जो नेता हैं कांग्रेस के उनमें आपस में गठबंधन नहीं दिख रहा है, जो सबसे बड़ा संकट है। लेकिन अब समय इतना ही था। शर्मा जी, चर्चा को विराम देना होगा, बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कार्रवाई की शुरुआत तो की है भीतरघातियों पर भी, जिन्होंने बगावत की थी, पार्टी को चुनाव हरवाने का काम किया था, लेकिन ये महज केवल प्रतीकात्मक है या इसके पीछे कोई कड़ा संदेश छुपा है। जैसे जैसे आने वाले दिनों में ये कार्रवाई बढ़ती है और जिन 150 लोगों को शोकाज नोटिस की बात हो रही कांग्रेस में, वो कितने ताकतवर लोग हैं, उनमें से कितनों पर एक्शन होगा, कितनों को माफ़ी मिलेगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।